Hello and welcome to Education Matter official YouTube channel. This is Jayaprakash and today we are going to discuss about CUT previous year paper and all other one day examinations like bank, SSC, UPPSI and UP Police, Railway and other etc examination. सो CUT एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सारी बातें आपको बता दी थी। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है और हम 2023 के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कितने सारे क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू CUT एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग और इस कोडिंग डिकोडिंग को हम कहते हैं लेटर कोडिंग, सॉरी नंबर कोडिंग। डिफरेंट टाइप के होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसमें से जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है ये नंबर कोडिंग है। नंबर कोडिंग के बेसिक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। पहले बेसिक पैटर्न को समझते हैं। बेसिक पैटर्न का मतलब ये हो गया कि किसी भी लेटर का कोड अगर नंबर में डिसाइड होता है तो आप क्या करोगे, लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। दैट मीन्स कि अगर कैट का कोड 12 लिखा है यानी कि कैट के सारे लेटर को आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। मैं नंबर में कन्वर्ट करके चेक कर लेता हूं एक बार। 3, 1 एंड t इज इक्वल टू 20। अब ये सारे नंबर जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है 24। अब आप सोचो 24 इक्वल टू इसकी वैल्यू लिखी है 12 यानी कि इसका हाफ कर दिया है तब तो ये 12 आया है। तो सेम एज इट इज जिस तरीके से कैट का कोड 12 लिखा गया है, सेम आपको क्या करना है, लॉयन का कोड डिसाइड कर लेना है। सो लॉयन में एल किस नंबर पे आता है 12, आई किस नंबर पे आएगा 9 एंड ओ किस नंबर पे आएगा 15 एंड एन किस नंबर पे आएगा 14। सो ये वैल्यू हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका हाफ कर देंगे। जब ये ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21 एंड अदर ये ऐड करेंगे हम इन तीनों को तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 की। अब सोचो ये 50 है तो 50 का हमें क्या करना है, हाफ करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके देखो, काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि अगर किसी लेटर कोड नंबर में है, नंबर में जनरेट हुआ है तो हम वो लेटर कैसे याद करें। जैसे मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया क्योंकि मेरी तो हैबिट है, मेरी आदत है और मुझे ये आदत में लेनी पड़ी है, कई बार मैंने प्रैक्टिस की है इस बात की। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का एक डाउट रहेगा कि हम इस लेटर का नंबर किस बिहाफ पे जल्दी से याद करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 3 के टेबल से सारे लेटर को डिफाइन कर देना है। अब आप ध्यान दो कि जब भी कोई बच्चा पढ़ने बैठता है या कोई गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाता है तो उसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी पढ़ो, छोटे बच्चे के लिए एबीसीडी पढ़ो, एबीसीडी पढ़ो। यानी एबीसीडी कर करके हम कितने लेटर याद कर लिए, 4 लेटर याद कर लिए, नंबर भी याद हो गया 1 2 3 एंड 4। सो हम क्या करेंगे, इस सारे नंबर को 3 के टेबल से डिफाइन कर लेंगे। सो 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24। अब देखो टोटल लेटर तो हमारे पास 26 होते हैं। तो 3 के टेबल से मैंने क्या किया, 3 का टेबल लिखा यहां तक 24 तक। अब इसके बिहाफ पे मैं लेटर रखता हूँ C F I L O R U और X। ये हो गया आपका 3 के टेबल से डिफाइन हो गया कि किस लेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू को आप रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 10 15 20 एंड 25। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू काफी सारे बुक में यही लिखा हुआ है और ये मैं ही बता रहा हूँ बुक में जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन में है। सो EJOTY इस लेटर को आप रिमेंबर कर सकते हो, चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, बहुत इजी वे में हमने सीख लिया कि कैसे हम नंबर कोडिंग के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो मैथ से रिलेटेड है और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। मैथ से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स एंड टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। यानी कि 1 से लेके 20 तक एक टिकट है, हमने उसको रैंडमली मिला दिया है, सबको मिक्स कर दिया है। सो अब कह रहा है कि इतनी प्रोबेबिलिटी, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि टिकट ड्रॉन बियर्स द नंबर विच इज मल्टीपल 3। पहले तो ये देखो कि 1 से लेके 20 तक जब ये नंबर लिखा गया होगा, टिकट लिखा गया होगा पूरा 1 से लेके 20 तक, ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ तक 20 तक आ गया, तो इसमें 3 से मल्टीपल कितने होंगे, 3 6 9 12 15 एंड 18, इतने ही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। यानी कि 3 6 9 12 15
इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं, 3 के टेबल में यही आता है। तो आप क्या करना है, ये नंबर देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने नंबर हो गए 6। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे, मतलब टोटल नंबर टिकट कितना था 20 तक था, तो 6/20 ये हमारा आंसर बन जाएगा 3/20, सॉरी 3/10 हो जाएगा हमारा आंसर। राइट आंसर होगा हमारे पास 3/10। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, यूपी पुलिस से रिलेटेड एक न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। यूपी यूपी पुलिस से रिलेटेड आपके लिए मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा, और तकरीबन जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक हम यूपी पुलिस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि सीयूटी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 किस चैप्टर से रिलेटेड है और उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है और एडवांस लेवल का फॉर्मेट क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चैप्टर का नाम आगे आपके पास सिलॉक्स, और सिलोगिज्म को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन, और इसको सॉल्व करने का वे क्या बनता है ये हम देखते हैं। हम इस चैप्टर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे और थोड़ा सा आपको जो है कि एडवांस लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करने को बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को एक बॉक्स में रखेंगे, और ये पूरा का पूरा स्टूडेंट हो गया। देखो इतनी बड़ी ग्राफ बन रही है, ध्यान से समझ लेना आप लोग। सॉरी, ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर, और सभी स्टूडेंट को हमने क्या कर दिया, प्लेयर बना दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म समझना, हम क्या क्या चीजें इसमें फॉलो कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से कंक्लूजन हम इसमें फॉलो करेंगे, उसको छोड़ के और कोई फॉलो नहीं करना है, ठीक है। फॉलो करना है इन साइड से आउटसाइड आते वक्त, ऑल को फॉलो करना है और सम को फॉलो करना है। यानी कि अगर क्वेश्चन भी पूछता है ऑल चिल्ड्रन आर प्लेयर, वो डेफिनेटली राइट है। अगर वो कहता है कि सम चिल्ड्रन आर प्लेयर, वो भी डेफिनेटली राइट होगा। इन साइड से आउटसाइड आते वक्त ऑल और सम राइट होगा, और आउटसाइड से इन साइड जाते वक्त आपका क्या राइट होगा, सम राइट होगा। यानी कि सम प्लेयर आर चिल्ड्रन राइट होगा और सम प्लेयर आर स्टूडेंट ये राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के बिहाफ पे कंक्लूजन क्या है हमारे पास। ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, देखो ऐसा कुछ ग्राफ में दिख रहा है क्या, ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, नहीं। हमें क्या दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। अब कह रहा है थर्ड वन, सॉरी सेकंड वन कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन आर प्लेयर, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली वो दिख रहा है कि ऑल चिल्ड्रन आर प्लेयर, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे। सो फर्स्ट कंक्लूजन क्या रहा हमारा, रॉन्ग रहा, और सेकंड कंक्लूजन क्या रहा हमारा, राइट रहा। तो हम क्या देंगे इसके लिए आंसर, ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 सिलॉक्स चैप्टर से रिलेटेड था, और ये ऑल का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। मैं जो बता रहा हूं ये बेसिक फॉर्मूला हुआ जो मैं बता रहा हूं, इसमें एक एडवांस फॉर्मूला आता है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। अभी वो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी में आपको चीजें नहीं समझाई है, नहीं दी है। तो आपको बस इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इतना समझना है कि अगर इन साइड से आउटसाइड आते हो तो ऑल और सम राइट होगा, और आउटसाइड से इनसाइड जाते हो तो सम राइट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, जोसेफ गिफ्टेड 20,000 टू हिज वाइफ, बाप रे बाप इतना ज्यादा पैसा दे रहा अपनी वाइफ को, सही है, इनकम भी अच्छी होगी। जोसेफ गिफ्टेड 20,000 टू हिज वाइफ एंड सम मनी टू हिज 3 चिल्ड्रन, ओहो हो देना तो पड़ेगा भाई, 3 बच्चे हैं उनके, और 3 चिल्ड्रन एज्ड 12, 14 एंड 16 years in the ratio of their ages if he gave 3,000 of his youngest child. ओके, पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो भाई साहब की इनकम अच्छी है, इनकम अच्छी हो या ना हो, लेकिन 3 बच्चे हैं भाई, ये पूरा घर संभालेंगे, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और इनकी वाइफ के ऊपर है, तो इतना पैसा देना तो बन रहा है, वो भी कंट्रीब्यूशन में पैसे दिए हैं। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच मनी ही गिफ्टेड टू हिज फैमिली, टोटल फैमिली को कितने पैसे दिए। हम क्या करते हैं, बच्चों का नाम लिख देते हैं, क्योंकि नाम हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। फर्स्ट ए की वैल्यू 12 दे रखी है, बी की वैल्यू 14 दे रखी है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ए को हमने क्या किया 12, बी को हमने क्या दिया 14, और सी को हमने दे दिया 16। अब ए बी सी क्यों लिखा, 3 बच्चे हैं, नाम तो गिवन नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एबीसी लिख देंगे। अब तीनों वैल्यू हमारा 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से और स्मॉलेस्ट कर लेंगे, 2 6 जा, 2 7 जा एंड 2 8 जा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई हमारे पास, इफ ही गेव 3,000 टू हिज यंगेस्ट चाइल्ड, यानी सबसे यंग कैंडिडेट कौन है, 6, यंग का मतलब हो गया नौजवान, सबसे छोटा बच्चा कौन है 6, तो 6x की वैल्यू उसने कितने पैसे उनको दिया 3,000, तो अब 3,000x
अब देखो अगर इससे हम डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 500, ठीक है ना। यानी कि 500 की वैल्यू आ गई, 6x की वैल्यू हमारे पास हो गई 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कहेंगे 6 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो गई 500। ओके, अब देखो तीनों का सम कर लो आप, तीनों का सम कर लो। छोटे बच्चे को उसने 1 यूनिट की वैल्यू के बिहाफ पे 500 दिया, दिया तो 3000 रुपया था, पर मैंने क्या किया 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो 1 यूनिट की वैल्यू के बिहाफ पे उसको दिया 500, दिया 6। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, 500 पे मत चले जाना। मैंने कहा कि 6x सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है, 6x यानी कि 6 है, और उसको दिया गया 3000 रुपए, यानी अगर 6 यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो गई 500। ओके, अब तीनों का सम करेंगे, 6 + 7 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 7 कितने होते हैं 13, यानी 13, और 8 कितना हो जाएगा 21। सो अब क्या करेंगे, सॉरी, अब क्या करेंगे 500 इंटू 21, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी सिर्फ बच्चों के पैसा, ठीक है। अब ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, ये बच्चों को पैसा दिया गया। और अपनी वाइफ को कितना दिया था 20,000, इसमें ऐड कर लो, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,500 रुपए, यानी पूरी फैमिली को उसने क्या गिफ्ट किया है, टोटल पैसा 30,500, टोटल पैसा जो गिफ्ट किया है वो 30,500, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली हम पढ़ेंगे। A sum of 1250 is divided among a sum of, मैं A पढ़ रहा हूँ, a sum of 1250 is divided among A B C, यानी तीनों के बिहाफ पे डिवाइड करना है हमें, that A gets 2/9 of B, यानी कि A को जो वैल्यू मिलेगी वो 2/9 की मिलेगी ऑफ B का, B की वैल्यू जो दे रखी है, एंड C गेट 3/4 ऑफ A शेयर, यानी A का जितना भी शेयर रहेगा उसको C को मिलेगा 3/4, B का कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। और देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ एबीसी, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या नहीं है वो ध्यान से समझना, जो गिवन है उसको मैंने लिख दिया, ए के बारे में दिया है कि बी को जो वैल्यू दी जाएगी उसका 2/9 ये रखेगा, और ए के पास जितनी वैल्यू होगी उसका 3/4 सी रखेगा, ठीक है। बी की वैल्यू नहीं गिवन है, अब क्या करेंगे, पहले बी की वैल्यू निकालेंगे। अब बी की वैल्यू सपोज मान लो 1 है, बी की वैल्यू मान लो हमारे पास 1 है, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए ना कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाना 1/1, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1/1। और अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी की वैल्यू मान लो सपोज हमारे पास 1 है, और 1 से जो भी वैल्यू दे रखी है उसको माइनस कर लो, कौन सी वैल्यू 2/9 माइनस 3/4। अब एलसीएम बेस पे पहले टोटल निकालो, एलसीएम बेस पे अगर हम टोटल निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36। अब 36 के बाद ये देखो ये हो गया आपका 36 माइनस 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, एंड 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। अब देखो ये वैल्यू ऐड और माइनस करने के बाद जब डिवाइड वैल्यू पे लिखोगे आप, मैं यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझना आप यहाँ पे, कि अगर इसको माइनस करने के बाद यहाँ अपॉन में लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/36, यानी बी का जो शेयर रहा वो हम कह सकते हैं 36x का रह गया या 36 रह गया, ठीक है। अब ए को चाहिए 2/9, यानी ए के लिए क्या लिखोगे आप 2/9 इंटू 36, तो ए की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 8 की। अब इसी 8 का सी के पास जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, सी के पास 8 क्या हो जाएगा 3/4, सी के पास जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू 8, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6, ठीक है। अब मिल गया हमारे पास टोटल शेयर, यानी कि ए बी सी का टोटल शेयर मिल गया, ए का शेयर मिला, बी का शेयर मिला और सी का शेयर मिला। बी का शेयर कितना 36, ए का शेयर कितना 8, और सी का शेयर कितना 6 मिल गया। अभी देखो ये तीनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट कर सकते हैं हम, 2 4 जा, 2 18 जा, एंड 2 3 जा, ठीक है। ये वैल्यू बन गई एबीसी की 4 18 एंड 3। अब क्या पूछा है भाई हमारे पास, तीनों का सम करते हैं, पहले पहले तीनों का सम करते हैं, जब तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25 की। अब एक एक काम निकाल देंगे, अब ए की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो ए की वैल्यू आपके पास 4 है, 4/25, ध्यान देना 25 कहां से आया, ये तीनों वैल्यू को जोड़ने पे 18 + 3 + 4। अब क्या करेंगे 4/25 इंटू 1250, जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 50 का।
और 50 इंटू 4 करोगे तो आपके पास ए का शेयर जो बनेगा वो 200 बचेगा। ऑप्शन के पास आते हैं, सी और डी में 200 है ही नहीं, तो यानी कि ए होगा या बी होगा। अब बी वाली वैल्यू पे आते हैं। सो 18, क्योंकि बी का शेयर कितना है 18 है, 18/25 इंटू 1250। अब जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 25 5 जा, अब ये देखो 18 5 जा कितना हो जाएगा 900, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3/25 इंटू 1250 एंड राइटिंग के बिहाफ पे मुझे लग रहा है कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 25 ये आ गया। अब 50 इंटू 3, सी का शेयर कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, आप लिख लेना। यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे 150, यहाँ पे 900 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 200, यानी ए बी सी का शेयर जो आ गया हमारे पास 200, 900 एंड 150। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है? ओके, एंगल से रिलेटेड है नेक्स्ट चैप्टर, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, इसको सोल्यूशन हम कैसे देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है सप्लीमेंट्री एंगल एक वर्ड है जिसको हम पहले समझते हैं कि सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री वर्ड एंगल, सॉरी वर्ड नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोज एंगल द सम अप टू 180 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल, कोई भी दो एंगल के नंबर को आप ऐड करके क्या ला सकते हो 180 ला सकते हो, यानी 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया 180 डिग्री एंगल। अब कह रहा है कि एन एंगल इज 3/7 टाइम्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मेट यूज करोगे आप? फर्स्ट, एंगल हमारे पास नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, एंगल नहीं है हमारे पास तो हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लेंगे। अब हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या कह रहा है, जो रिक्वायर्ड एंगल हमको चाहिए वो मांग रहा है, और कैसे हम सॉल्व करेंगे रिक्वायर्ड एंगल, कुछ इस तरीके से, रिक्वायर्ड एंगल 3/7x। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करते हैं हम, एन एंगल इज 3/7 टाइम्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड एंगल। ओके ठीक है, मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी वो सही है। फर्स्ट एंगल जो होगी वो x हो जाएगी एंड द रिक्वायर्ड एंगल 3/7 x हो जाएगी। अब सम ऑफ, कॉपी पे लिखते रहना आप लोग, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ लेना आप सप्लीमेंट्री लिख रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया 180 डिग्री, यानी कि वो दो सम जिसको ऐड करने पे आपको, या सम करने पे 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए x प्लस 3/7x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? देखो सिर्फ ये इतनी वैल्यू कह रहा था हमसे, ये पूरा क्वेश्चन इतनी वैल्यू कह रहा था, इसी को सॉल्व करना है हमें, और हमने इतना बड़ा लिख दिया, फर्स्ट एंगल x हो गया, रिक्वायर्ड एंगल 3/7x हो गया, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री हो गया, लिखना नहीं था। हालांकि अगर पहली बार हमारे सामने क्वेश्चन आए तो पूरी बातें लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, तो x प्लस 3/7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखो इनको इससे मल्टीप्लाई वहां लिख देंगे हम, 10x इज इक्वल टू 180 इंटू 7। ठीक है, अब अगर हम यहाँ करते हैं 0 से 0 कट हो गया, 18 7 जा कितना होगा, 18 7 जा आपके पास क्या आ जाएगा 126। अब ये हो जाएगा आपके पास 126। अब रिक्वायर्ड एंगल की बात थी, क्योंकि रिक्वायर्ड एंगल हमने क्या लिखा है 3/7 का। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास आ गया 3/7 इंटू वैल्यू हमारे पास क्या मिली थी 126 की। सो 126 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 54 डिग्री। ठीक है, 54, यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो 54 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें जो है आपके सामने रखेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है? आज हमें लगता है कि सारी पीपीटी में मैथ के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सो मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ओके, देखो मैथ से रिलेटेड आ गया हमारे पास क्वेश्चन दोबारा। ठीक है, 7 number questions, or the difference between two number is 4 and their average is 6. Okay, 7 number question में ये डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस का मतलब हो गया कि दो नंबर को आपस में माइनस किया गया होगा तो वो 4 आया होगा। ठीक है, और एवरेज आपके पास हो गया 6 आ गया। ठीक है, तो
नंबर हमारे पास नहीं है तो हम नंबर को x एंड y मान लेंगे। क्लियर है, नंबर को x एंड y मान लेंगे। अब इसने पहली लैंग्वेज में क्या कहा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। गॉट इट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और दूसरी लैंग्वेज में हमसे हमसे इसने क्या कहा, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, मैं दोबारा लिख दूं यहाँ पे। दूसरे लैंग्वेज में ये कह रहा है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास 6 आ रहा है। एवरेज कितना, 6 आ रहा है। सो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब इक्वेशन जो बननी है, इक्वेशन लिख लेना आप लोग, जो इक्वेशन हमने आपके सामने रखा है उस इक्वेशन से के हिसाब से इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। भाई x प्लस वाई यानी दो नंबर को जोड़ के अगर 12 लाए हो और यहाँ दो नंबर को माइनस करके 4 लाए हो, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ऑलवेज याद रखना ये मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू आंसर। सो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which fraction among 2 by 3, 4 by 5 and 7 by 11, so 1 by 3 is largest। अच्छा, इन सभी में से कौन जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम इसकी वैल्यू लिख दें, 2 by 3 एंड 4 by 5, 7 by 11 एंड 1 by 3। ओके, सो अब कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट क्या है फ्रैक्शन इसमें से। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो आपका नंबर है, डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3, 3, 5 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 3, 3 कट जाएगा, यानी 3, 5, 11 का जब एलसीएम लोगे आप, इसका 3, 5 और 11 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 165। अब 165 पहली वैल्यू अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 110। आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर सकते हो। फिर अगेन 165, दूसरी वैल्यू जो आपके पास मिलेगी वो 132 हो जाएगी। तीसरी वैल्यू 165 और 7 से मल्टीप्लाई करने में जो आपका नंबर मिलेगा वो 105 मिलेगा। ठीक है, अगेन 165 और पांचवा नंबर, सॉरी चौथा नंबर जो आपका मिलेगा वो हो जाएगा 55। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो अब आप चेक कर दो इनमें से लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट कौन सा आ गया, सेकंड वाला। तो राइट आंसर क्या होगा, अब सेकंड वाला राइट है, इसका मतलब 4/5। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। जब भी ये क्वेश्चन देखो, सभी वनडे एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी पुलिस की एग्जामिनेशन हो, चाहे कैट मैट की एग्जामिनेशन हो, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते ही जरूर है एग्जाम में। अब इससे लार्जेस्ट पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, तो आपको बस इतना याद रखना है, जो डिनोमिनेटर है सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है और सबको डिविजिबल वाले पॉइंट पे सॉल्व कर लेना है। जैसे मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किया है, इस तरीके से सॉल्व करके आपको चेक करना है सबसे हाईएस्ट कौन सा है और सबसे लोवेस्ट कौन सा है। बाय डिफॉल्ट अगर सबसे लोवेस्ट पूछता तो हमारे पास आ जाता 15/165। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नेम क्लॉक, और ये पार्ट है आपका क्लॉक लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर के बिहाफ पे, यानी क्लॉक चैप्टर के बिहाफ पे मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा जो कि एक ही क्वेश्चन पे आपने थ्री डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन के बिहाफ पे 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से नोट बना लेना आप इस पे। ठीक है, अब देखो, एट वॉट एंगल द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 5, यानी कि 5:15 पे जो एंगल बनेगा घड़ी का वो कितने डिग्री का होगा, इसके कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, सो 5:15 पे एक फॉर्मेट लिख लेना, फॉर्मेट नहीं फॉर्मूला कहते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेना, R इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये फॉर्मूला आपको किसी भी एंगल को निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब ये फॉर्मूला आप अगर नोट डाउन कर लीजिए तो कोई भी आप एंगल निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है,
5:15 पे एंगल कितना बनना है? आवर हैंड देखो 5, तो 5 इंटू 30 माइनस 11/2, मिनट कितना हमारे पास 15। इसको अगर हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो 7.5 हो गया, इसको हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, माइनस अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 82.5 आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस करें, सपोज अगर हम इसको माइनस करें, बेसिक वे में हम आपको माइनस करके दिखा रहे हैं, तो माइनस करने पे ये 5 आ गया, और उसके बाद ये कितना आएगा भाई 0.59, ये 7 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 67.5 आ गया। पॉइंट में आंसर है, पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 67 1/2। अब जो आपके पास ये एंगल आया है, ये सिर्फ एंगल है कि इतने डिग्री का एंगल बनेगा 5:15 में। इसके बिहाफ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इससे अच्छे तरीके से नोट डाउन करना भाई। यूपी पुलिस वाले जितने भी कैंडिडेट है वो ध्यान से नोट डाउन करेंगे। ये जो आपका एंगल आया है इसे कहते हैं हम इंटरनल एंगल, ठीक है। क्लॉक में एक एंगल आता है इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण हिंदी में कहते हैं। इंटरनल एंगल ऑलवेज 180 डिग्री लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री से माइनस होता है इंटरनल एंगल, जिसे हिंदी में आंतरिक कोण कहते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल एंगल, एक होता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज 180 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री, आपको इतना याद रखना है। ये दो एंगल आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर आता ही आता है कि इंटरनल एंगल क्या होगा और एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसके थ्रू एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखता हूँ कि 9:40 टाइम हो रहा है, अब आप हमें बताएंगे कितने डिग्री का एंगल होगा 9:40 पे। सो 9:40 मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। 9:40 में क्या करना है, r इंटू 30, यानी 9 इंटू 30 माइनस 11/2, और ये आ गया 40। इसको इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया हमारे पास, तो डिवाइड किया तो 20, और ये 11 कितना आ गया 220। अब ये हो गया हमारे पास 270, और माइनस किया तो कितना बच गया हमारे पास 50। अब ये 50 सिर्फ एंगल है, सॉरी 50 सिर्फ एंगल है, ठीक है, ये 50 सिर्फ एंगल है। बट अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इंटरनल एंगल क्या होगा, तो आंसर यही होगा। और अगर एक्सटर्नल एंगल पूछता है कितना एक्सटर्नल एंगल, तो आपने क्या करना है 360 माइनस 50 करोगे तो एक्सटर्नल एंगल आपके पास आ जाएगा 310, यानी 310 डिग्री का, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? 310 ये एंगल बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो रेशियो से रिलेटेड है। देखते हैं कितने कितने कैंडिडेट पूरा क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड अब देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। Two number are in the ratio 3:5 if 10 is added to each number, okay, सारे नंबर में 10 को ऐड करना है भाई, when the ratio become 5:7, 5:7। अच्छा, बेसिक वे में समझ लो, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, और इसके बाद इनकी वैल्यू जो कह रहे हैं वो 5:7 का होगा। इतनी सी बात है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है ऑलवेज। जब इस तरीके से आपके पास पूरा क्वेश्चन ड्रॉ हो जाए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो 7 3 जा 21x प्लस 70 इक्वल टू 5 5 जा 25x प्लस 50। अब देखो इनको इनसे माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 4x, और इनको इनसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा भाई। 20/4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा x की वैल्यू 5। अब ये कहा है कि 3/5 का रेशियो था, अभी तो ऐड करने वाला हमने वैल्यू निकाला है, तो 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आंसर। ये आ गया 15, ये आ गया आपका 25। सो 15 एंड 25 ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the difference between the cost price and the selling price of an article is 240 if the profit is 20% the selling price। अच्छा, एसपी पूछ रहा है आपसे, ठीक है, प्रॉपर वे में समझना है। एसपी पूछ रहा है आपसे
तो आपका आंसर क्या होगा? एसपी। कितना आ गया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमने क्या देखा, 20% प्रॉफिट का मतलब 120 हो गया, बेस मान ले 100 का, और अब इंटू एक्स माइनस एक्स, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, सो इंटू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 240। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, ये जो एक्स माइनस एक्स किया मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में किया। अब देखो, आप अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ जाते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी, सॉरी माइनस में चला जाएगा, 100 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 20x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 100, ये कितनी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी? इज इक्वल टू 1200 की। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? मैंने जो वैल्यू लिखी है x माइनस एक्स, सीपी और एसपी यही है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो है ही नहीं, और इक्वल टू 240 हमारे पास आ गया। सो 20x इज इक्वल टू 240 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, सो एसपी, अब एसपी क्या करोगे भाई, कैसे फाइंड आउट करोगे? सो 1200 इंटू 120 अपॉन 100, अब ये कितना आ रहा है? 0 से 0 कट गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, एक जीरो बढ़ा दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 14,1440। ये आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, एसपी और सीपी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ये चैप्टर्स आपको बेसिक वे में बताया जाएगा। मेरे ख्याल से जब आप यूपीपी के पेपर के लिए डेट डिसाइड होता है तो हम आपके सामने एक एक वीडियो लेकर आएंगे एक एक चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आ गया आपका, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये देखो ये 2023 में आया हुआ है, 2023 में ये क्या कहते हैं, सीयूटी एग्जाम में आया हुआ है। तो 5, 8 एंड 15 फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशियो पूछ रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशियो यानी कि ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, अगेन हमारे पास ये सी की वैल्यू है, बट डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 है, और हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करना होगा? हम इसको 5/8 लिखेंगे, और अगेन हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल टू, इक्वल टू हम लिखेंगे 15 अपॉन एक्स। सॉल्व कर लीजिए। इस बेस पे अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5x इंटू 15 इंटू 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 8। 5 से ये 3 टाइम में कट गया, आंसर क्या बच गया हमारे पास? 24। ठीक है, वैसे आप इस तरीके से भी यही सेम रूल आप यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है? a डिवाइड बाई सी, ठीक है, a डिवाइड बाई सी एंड मल्टीपल b, आंसर आपका रेडी है। a डिवाइड बाई सी एंड मल्टीपल b करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, आपका वैल्यू क्या मिल जाएगी? 5 3 जा 15 एंड 8 3 जा 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ग्राफ से रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन ये। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। नॉन वर्बल एक ऐसा चैप्टर है कि सभी वनडे एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन। ठीक है, चेक करते हैं। अगर इस ग्राफ का रिलेशन नीचे वाले ग्राफ से हम मैच करते हैं, और इस ग्राफ का रिलेशन नीचे वाले ग्राफ से मैच करते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन फॉल वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि अप एंड डाउन से रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई रिलेशन नहीं बनेगा तो सीधे अप एंड डाउन का रिलेशन बनेगा। अब इस वाले ग्राफ में जो क्वेश्चन है, ग्राफ है, जो भी एरो दे रखा है, अब देखो एक फर्स्ट एरो एज इट इज है एंड सेकंड एरो को इंटरचेंज कर लिया। इसमें फर्स्ट एरो एज इट इज है, सेकंड एरो को इंटरचेंज कर लिया। तो अब ये फर्स्ट एरो एज इट इज होगा और सेकंड एरो को इंटरचेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या रहेगा ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मिसिंग नंबर सीरीज से रिलेटेड है, और मिसिंग नंबर सीरीज जो है कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम आपको बताते हैं। नंबर देखो ट्राइंगल से रिलेटेड है, ट्राइंगल से रिलेटेड आप कह सकते हो कि या तो क्लॉकवाइज जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। यानी कि अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो इनको इनसे मल्टीप्लाई या ऐड करके ये आना चाहिए, या अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इनको इनसे मल्टीप्लाई कुछ ऐड करके ये आना चाहिए। तो अब इस नंबर में क्या हो रहा है कि 120 इंटू 5 सॉरी
120 और 5। अच्छा ये कह सकते हैं, वेरी गुड, ये कह सकते हैं कि 5 टू जा 10 आ जाएगा, और 120 में अगर 10 जोड़ दिया तो हमारे पास 130 आ गया। सेम देखो 2 10 6 इंटू टू इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 टू 10 में ऐड कर दें तो हमारे पास 222 हो जाएगा। अगेन इसका मल्टीपल 2 करते हैं तो ये 14 आएगा, और 14 को हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 350। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड आ गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि पेन पेंसिल वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए ना पेन पेंसिल वाले, आपने करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। और ऑलवेज जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है वो एसपी के सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ पेन्स, तो आपने क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना, डिवाइड बाई 8 इंटू क्या करना है भाई, 100 कर लेना है, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो 4 का 2 गुना हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपके पास 50%। देखो ये तो हवा हवाई में मैंने बता दिया इस तरीके से करने के लिए, है ना। ऐसा लग रहा हो कि ये कैसे बता दिए, विद इन 10 सेकेंड इन्होंने सॉल्व कर लिया, है ना। ये एक थोड़ा सा तरीका है अपना सॉल्व करने का, मैं आपको बेसिक में बताता हूँ। देखो सीपी हमारे पास और एसपी है हमारे पास, कितना है, 8/12 है। ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स आई एम सॉरी। तो सीपी इनके बराबर ये 12 है, तो हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी को और स्मॉलेस्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2/3। रिक्वायर्ड प्रॉफिट, भाई रिक्वायर्ड प्रॉफिट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट हम परसेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 2 इंटू 100। देखो ये बेसिक लिख दिया मैंने सॉरी। सो 1/2 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 50%। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 50%। आई होप ये वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो सेलिंग सीपी कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे होता है। ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस के बिहाफ पे होता है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, आरटीजीएस, फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। ठीक है, क्या आएगा आंसर, देखो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कब से घूम रहा है, 2013 टू 2023। ये एक क्वेश्चन ऐसा है आरटीजीएस, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन होते हैं जो काफी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ज्यादा अमाउंट जब कहीं शेयर करना रहता है तो ये गवर्नमेंट जो कैंडिडेट हो या बैंक हो, ये सब चीज यही अप्लाई करते हैं कि आरटीजीएस के बिहाफ पे आप कर दीजिए जो भी अप्लाई करना है। ये कब कब मिलेगा आपको, 24/7, 365 दिन हो, 366 डेज हो, आप 24/7 जो है आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन मैंने सामने रख दिया है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन 3 टाइम, Hanif wins if all the tosses give the same result. Okay, Hanif win all the tosses. Okay, सारे टॉस को जीत जाएगा सेम रिजल्ट पे। What is the probability that he loses the game? अब देखो हनीफ के बारे में पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 3 टाइम जो है, गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 3 टाइम, 3 टाइम टॉस होते हैं, हनीफ विन ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ओके, अब मान लो एक में फर्स्ट मैच हुआ उसमें हेड आ सकता है तो टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा और तीसरा हेड हेड मान लेते हैं हम। ठीक है ना, ये भी चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसका बेसिक फॉर्मेट हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम प्रॉपरली आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये टोटल है कितना, पहले ये देखते हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 हो गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, ये आपके पास हो गया 8। अब देखो सिमिलर कितने हैं, यानी एच एच होंगे, हेड हेड होगा और टेल टेल होगा, कितने हैं,
एक हो गया और ये 2 हो गया। 8 में से 2 को माइनस करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, हनी विल ऑल द टॉसेस विन द गिव द सेम रिजल्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द लॉस ऑफ द गेम। तो अब हेड हेड हो गया ये पहला और ये टेल टेल हो गया, तो हमने क्या करना है, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6, और टोटल कितने हैं 8, बस ये हमारा आंसर हो गया। 2 3 जा एंड 2 4 3/4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बिहाफ पे जो है और भी वीडियो बनाई जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है जयप्रकाश, और अब जो है यूपीपी के वीडियो भी आपको मिलने को होंगे। ओके, सो वेल, थैंक यू क्लास।